नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत बांग्लादेश संबंध के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और यह जो सेशन होने वाला है यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए। ध्यान रखिएगा और यह जीएस पेपर 1 से संबंधित है, आपका ये टॉपिक के ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आज के इस सेशन में क्या क्या होने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शेख हसीना सरकार के पतन के उपरांत भारत बांग्लादेश संबंधों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर शेख हसीना सरकार का पतन क्यों हुआ, शेख हसीना के शासन काल में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे काफी मधुर और घनिष्ठ हो गए थे। अब जो नई सरकार आई है उस सरकार के आने से भारत बांग्लादेश संबंधों के मध्य में क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का हम किस रूप से समाधान कर सकते हैं, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट सेशन प्रारंभ करते हैं। सेशन थोड़ा लंबा होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने सभी एस्पेक्ट्स को यहाँ पे देखने का प्रयास किया है ताकि आप लोग अपने आंसर के लिए अन्यत्र इधर उधर भटकने का ज्यादा प्रयास न करें। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक इंट्रो अपना देंगे भारत बांग्लादेश संबंध के लिए कि आखिर यहाँ पर हम लोग इंट्रो में क्या दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा होता है और विरोध प्रदर्शनों के मध्य उनका पलायन जो है भारत में होता है, जो दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश की स्थिरता और भारत के साथ उसके संबंधों को लेकर के नवीन चुनौतियां आ जाती हैं। और ये सब कारण आखिर क्या था, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि बांग्लादेश में आयोजित होने वाले चुनाव। अब हुआ क्या कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इन चुनावों में लगातार 5वीं जीत दर्ज की जाती है। और यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी बांग्लादेश के दो प्रमुख दलों के विषय में। पहला दल हमारा हो जाएगा अवामी लीग, अवामी लीग, ये ध्यान रखिएगा। इसकी मुखिया आपका शेख हसीना है जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है। वहीं दूसरे पार्टी की बात करेंगे तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका खालिदा जिया की पार्टी है, वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इसकी मुखिया है खालिदा जिया। ये भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी थी और जब ये अपने प्रधानमंत्री के काल में थी तो भारत के संबंध बांग्लादेश से उतने मधुर नहीं थे, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये दो पार्टियों को हम लोग लेकर के चलेंगे और साथ ही साथ एक अन्य तीसरी मुख्य घटक इसमें शामिल हम लोग करेंगे। एक है आपका जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी को शामिल करेंगे। वहां का चरमपंथी या हम लोग कह सकते हैं कट्टरपंथी इस्लामिक समूह है, ये ध्यान रखिएगा, जमाते इस्लामी। ये तीन धड़ों को हम लोग लेकर के चलेंगे और इसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा इस चुनाव का बहिष्कार किया जाता है और बताया जाता है कि शेख हसीना के द्वारा इस चुनाव में अनियमितता किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, जिसके कारण उनकी जीत सुनिश्चित हो पाई। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग यूरोपीय देशों की बात करेंगे, मूल रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के अन्य देशों की जब हम लोग बात करते हैं यूरोपीय संघ के साथ में, तो उन लोगों ने यहाँ पर निष्पक्ष, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारीपूर्ण चुनाव कराने के लिए आग्रह किया गया था शेख हसीना के द्वारा। लेकिन जब शेख हसीना जीत जाती हैं तो इन देशों के द्वारा बोला जाता है कि बांग्लादेश के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारीपूर्ण चुनाव नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप शेख हसीना यहाँ पर जीत गई। इसके अतिरिक्त मुख्य विपक्षी दल जो कि खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसने कहा था कि सबसे पहले यहाँ पर एक कार्यवाहक सरकार का गठन किया जाए और उस कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व में बांग्लादेश में चुनाव का आयोजन करवाया जाए। लेकिन शेख हसीना के द्वारा इस प्रकार के विचार को अस्वीकृत कर दिया जाता है और बोला जाता है कि मेरे ही शासनकाल में यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव आयोजित करवाया जाएगा, वहां की संसद के लिए चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग हितों को दो अलग अलग भागों में बांट करके चलेंगे। एक हम लोग भारत के हित को लेकर के चलेंगे और दूसरा अंतरराष्ट्रीय हित की बात करेंगे। यदि हम लोग अंतरराष्ट्रीय हित की बात करें
तो सबसे पहले समझिएगा कि भारत के लिए बांग्लादेश एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। अब ये कैसे, ये किसके मध्य में बफर स्टेट का काम करता है? तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि विश्व में मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। एक आपका गोल्डन क्रिसेंट है, इसे आपको समझना होगा, गोल्डन क्रिसेंट है, और दूसरा है आपका गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल, ये दोनों क्षेत्र आप लोगों को समझने की आवश्यकता होगी। गोल्डन क्रिसेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का एरिया गोल्डन क्रिसेंट के अंतर्गत आ जाएगा। और गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं तो नीचे में जब हम लोग जाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के 3 राष्ट्र याद रखिएगा। एक आपका म्यांमार, लाओस हो गया, लाओस आपका थाईलैंड हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा और वियतनाम हो जाएगा। कंबोडिया यहीं पे लिख देता हूं, कंबोडिया और आपका वियतनाम, ये 5 राष्ट्रों की अगर बात करते हैं तो ये 5 राष्ट्र मादक द्रव्यों के व्यापार के लिए संपूर्ण विश्व में गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मादक द्रव्यों की तस्करी वाले देशों के मध्य बांग्लादेश और म्यांमार जो है एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। और हम लोग जानते हैं कि न केवल म्यांमार अपितु बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो कितनी पोरस है, यहाँ से लगातार घुसपैठ हुआ करती है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका यूएसए का सामरिक हित। जब शेख हसीना भारत आती हैं तो उसने कहा था कि यूएसए जो है वह सेंट मार्टिन द्वीप को बांग्लादेश से प्राप्त करना चाहता है ताकि उस पर अपना कुछ अड्डा बना सके, खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए, या फिर भारत की निगरानी करने के लिए, या फिर हम लोग यूं कहें कि इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप को बांग्लादेश से प्राप्त करना चाहता है। और इसको जब मना कर देती है अमेरिका को शेख हसीना, तो उसकी सरकार को अपदस्थ कर दिया जाता है। ये शेख हसीना ने स्टेटमेंट अपना दिया था। इसके अतिरिक्त रूस ने भारत के साथ मिल करके बांग्लादेश में अपना निवेश किया है। और यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि रूस ने वहां पर एक परमाणु संयंत्र बनाने का स्थापना करने का वहां पर कार्य कर रहा है, जिसका रूपपुर परमाणु संयंत्र नाम है बांग्लादेश में। वहीं चीन के बीआरआई विजन की बात करेंगे तो बीआरआई विजन आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्र बांग्लादेश भी है। और चीन भी चाहेगा कि यहाँ अपने पैर पसार ले। तो अलग अलग अंतरराष्ट्रीय जो देश हैं, जो तत्व हैं, उनके अपने अपने स्वार्थ बांग्लादेश के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसके कारण सभी का हित यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हित प्रभावित हो रहा है वो भारत का हित प्रभावित हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर शेख हसीना के इस्तीफे का कारण क्या होता है, क्यों शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। तो सबसे पहला है कि छात्रों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना। अब यहाँ पर यह एक मुद्दा यहाँ पे मिलता है कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सिविल सेवाओं में 30% आरक्षण देने की बात कही जाती है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के छात्रों ने विरोध प्रकट किया और सरकार के विरुद्ध जो है ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ करते हैं। और ये आरक्षण का मुद्दा धीरे धीरे जो है शेख हसीना सरकार को समाप्त करने पर जाकर के इसकी चरम परिणति दिखाई हमें देती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा 30% के स्थान पर 5% आरक्षण जो है सिविल सेवाओं में देने की बात कही जाती है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम की ये लोग बात करते हैं, ये ध्यान में आपको रखना होगा। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो शेख हसीना की सरकार के द्वारा आंदोलनरत छात्रों को रजाकार के रूप में लेबल किया जाता है। अब रजाकार ये कौन थे, तो ध्यान रखिएगा कि 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्रता की अपनी लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय जो पाकिस्तानी सेना का समर्थन कर रहे थे और बांग्लादेश के नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें रजाकार से संबोधित किया गया था। तो प्रदर्शनकारियों को रजाकार लेबल करना भी उन्हें नागवार गुजरता है। सत्ताधारी अवामी लीग की छात्र शाखा है, बांग्लादेश छात्र लीग के द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर लगातार हमले किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो सरकारी दमन चक्र था वो काफी कठोरता से चलाया जाता है और प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार देने के आदेश सरकार के द्वारा दे दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और सरकार के विरुद्ध आंदोलन को तीव्र कर देते हैं, जिसकी चरम परिणति के रूप में हम लोग शेख हसीना के सरकार के पतन के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे आर्थिक मंदी की। बांग्लादेश में आए आर्थिक मंदी, लेकिन यहाँ पे कुछ डेटा भी ध्यान में हमें रखना होगा
कि शेख हसीना के शासनकाल की जब हम लोग बात करते हैं तो बांग्लादेश में जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 1 दशक में तिगुनी वृद्धि हो गई है। तो इसे यहाँ पर आर्थिक विकास तो काफी अच्छा माना जाएगा इसे। विश्व बैंक का कहना है कि 20 वर्षों में 25 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। ये वर्ल्ड बैंक का कहना है बांग्लादेश के लिए। लेकिन यहाँ पर आर्थिक विकास के साथ-साथ हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश में बेरोजगारी अपने चरम पर चली गई, मुद्रास्फीति की दर लगातार ऊंची होती चली गई, आर्थिक असमानता में वहां पर काफी ज्यादा वृद्धि हुई और इन सभी के कारण छात्रों और वहां के नागरिकों में असंतोष की वृद्धि होती है और यह असंतोष का ज्वालामुखी जब फूटता है तो शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त तीसरा प्रमुख कारण हम लोग देख सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का वहां क्षरण होता हुआ दिखाई देता है या लोकतांत्रिक मूल्यों की समाप्ति वहां पर हो रही थी। 2014 की बात करेंगे, 18 की बात करेंगे या 2024 का संसदीय चुनाव जो बांग्लादेश में हुआ था, ये चुनाव काफी विवादास्पद माने जाते हैं और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यहाँ पर ये चुनाव को बोला गया कि ये विवादास्पद तो है ही, यहाँ पर सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है और ये चुनाव गैर सहभागी थे और शेख हसीना के द्वारा गलत तरीके से या मतदाताओं के मध्य गलत सूचना और मतदान में भ्रष्ट आचरण का उपयोग करके ये चुनाव जीते गए हैं और विपक्षी दलों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि ये कम मतदान, हिंसा और बहिष्कार से ये चुनाव प्रभावित थे, इसीलिए इनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये भी एक मुद्दा था। इसके अतिरिक्त शेख हसीना के द्वारा बांग्लादेश में अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अत्यंत ही कठोर दमनात्मक नीति अपनाई जाती है, जिसके लिए इन्होंने डिजिटल सुरक्षा अधिनियम 2018 को लागू कर दिया और कहा जाता है कि इसने बांग्लादेश में विरोधियों को चुप कराने और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के रूप में इसने कार्य किया था और सरकार ने इसके द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। एक कारण यह भी है आपका। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता बांग्लादेश की वर्तमान संकट का एक मूल कारण माना जाता है। इसका मूल कारण था कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में भ्रष्टाचार हो रहे थे, वहां पर बैंक घोटालों का लगातार प्रसार होता जा रहा था और डिफॉल्टरों की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें कुछ कंपनियों के नाम भी अगर हमें देना चाहें तो हम लोग दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ बांग्लादेश की डिफॉल्ट कंपनियों के नाम दे सकते हैं, जिसमें सीएलसी पावर थी, वेस्टर्न मरीन शिपयार्ड थी, रेमेक्स फुटवेयर आदि शामिल थे। इन्होंने बांग्लादेश में अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया और इन तीनों कंपनियों का यदि हम लोग एनपीओ की बात करते हैं तो 965 करोड़ से लेकर के 1649 करोड़ बांग्लादेशी टका तक इनका एनपीए पहुंच जाता है और ये आर्थिक रूप से काफी नुकसान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को पहुंचाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस बढ़ती आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि के कारण बांग्लादेश में समग्र रूप से तो आर्थिक प्रगति होती है, लेकिन इसका जो लाभ है वो कुछ चुने हुए लोगों को ही मिलता हुआ दिखाई प्रतीत होता है और जो आम जनता थी वह आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रह जाती है, जिसके कारण उनके मध्य असंतोष की भावना जन्म लेती है और वह असंतोष अंततः शेख हसीना की सरकार को उखाड़ने में कामयाब हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारणों की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश बीआरआई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और चीन के द्वारा बांग्लादेश में कई अवसंरचनात्मक बुनियादी ढांचों का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए उसने बांग्लादेश को ऋण प्रदान किया है। तो लगातार बढ़ता चीनी ऋण जो है लोन, वह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है। वहीं बांग्लादेश में हाल के दिनों में इस्लामिक कट्टरपंथ का भी प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग दो नाम ले सकते हैं, एक हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश और जमाते इस्लामी। ये दोनों दल चाहते हैं कि बांग्लादेश में आपका शरिया कानून लागू हो और बांग्लादेश पूर्ण रूप से इस्लामिक शासन के अंतर्गत शरीयत के द्वारा शासित होने वाला एक राज्य के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया जाए। वहीं शेख हसीना की बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा लिबरल हैं, उदारवादी हैं। वो नहीं चाहती हैं कि बांग्लादेश जो है एक शरियत कानून वाले देश, इस्लामिक देश के रूप में कन्वर्ट हो।
इसके अतिरिक्त वहां पर हम लोग देख ही चुके हैं कि भाई भतीजावाद के कारण वहां पर भ्रष्टाचार का काफी ज्यादा बोलबाला रहा। तो इन कारणों के कारण शेख हसीना सरकार के अगेंस्ट में असंतोष बढ़ता है बांग्लादेश में, और असंतोष के कारण हम लोग देखते हैं कि शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है और वहां पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर, सरकार के मुखिया के तौर पर मोहम्मद यूनिस की नियुक्ति कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व क्या है। मूल रूप से सामरिक उद्देश्य की हम लोग अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के महत्व को यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर सकते हैं और उसमें कुछ पॉइंट्स के रूप में हम लोग दे सकते हैं। तो बांग्लादेश के महत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, भू रणनीतिक महत्व यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश का जो लोकेशन है वह एक ऐसे जगह पर है जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और बांग्लादेश चीन के BRI प्रोजेक्ट में भी एक अहम साझेदार देश के रूप में उभर करके सामने आता है। तो चीन हमेशा हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है कि बराबर अपने जो जासूसी विमान है, जिस प्रकार से हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट पर भेजा जाता है चीन के द्वारा, उसी प्रकार से चटगांव बंदरगाहों या बांग्लादेश के अन्य बंदरगाहों के ऊपर भी भेजा जा सकता है, जिससे कि भारत की निगरानी की जा सके। इसके अतिरिक्त चीन की एक पुरानी रणनीति है कि भारत को घेरने के लिए उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति अपनाई हुई है, जिसके माध्यम से भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ में समुद्री सीमा साझा करते हैं, उनको लेकर के चीन काफी पॉजिटिव है और वहां पर अपने संबंध सुदृढ़ करके भारत के विरुद्ध वहां पर गतिविधियां वो संचालित कर सके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अनुसार। वहीं क्षेत्रीय स्थिरता की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में जो बांग्लादेश है वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथ का काफी ज्यादा विकास हुआ है, और इसी के कारण हम लोग देखते हैं कि वहां पर ISIS की विचारधारा का भी प्रचार प्रसार हुआ है, और इसके लिए भारत को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यदि अगर पड़ोस में, भारत के पड़ोस में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना हो जाती है जो कि भारत के साथ में वैमनस्यता का संबंध रखता है, वह कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा दोनों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा और भारत में कट्टरपंथ और चरमपंथ को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकता है। आर्थिक अंतर्निर्भरता भी दोनों देशों के मध्य में। अब बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की या फिर फार्मा, भारत का फार्मा इंडस्ट्री बांग्लादेश के साथ में काफी ज्यादा संबंध रखता है, और ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ में संबंध स्थापित किया है। वहीं सांस्कृतिक संबंध और साझी विरासत की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि 1947 के पहले बांग्लादेश जो था वह बंगाल प्रांत का ही हिस्सा था। 47 में जब विभाजन होता है भारत का तो उसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बनाया जाता है। अंततः 1971 ईस्वी में इसे हम लोग बांग्लादेश के रूप में, एक नए राष्ट्र के रूप में यहाँ पर सृजन होता है। तो हमारी साझी सांस्कृतिक संबंध है और साझी सांस्कृतिक विरासत है, चाहे हमारा त्योहार हो, संगीत हो, रविंद्र संगीत को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। इवन हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला, दोनों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। साहित्य की बात करेंगे, फिल्म की बात करेंगे और त्योहारों, विशेष रूप से दुर्गा पूजा की बात करेंगे तो हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक मूल्य है, ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय सहयोग की बात करेंगे तो भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध शेख हसीना के शासनकाल में काफी सहयोगपूर्ण और मित्रतापूर्ण रहे हैं, और दोनों देशों ने विभिन्न मंचों जैसे बिम्स्टेक की बात करेंगे, सार्क की बात करेंगे और सागर की बात करेंगे, सभी में बांग्लादेश एक सहयोगी भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर भारत का सहयोग करता हुआ बांग्लादेश दिखाई देता है। तो विभिन्न स्तरों पर हम लोग देखते हैं, चाहे क्षेत्रीय स्तर हो, क्षेत्रीय मंच हो या अंतरराष्ट्रीय मंच, दोनों मंचों पर भारत के साथ सहयोग करता हुआ दिखाई देता है बांग्लादेश। अब बात करेंगे दोनों देशों के मध्य संबंधों की, तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक संबंध की चर्चा करेंगे, और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में जो विदेश नीति होती है उसमें आर्थिक संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस देश के साथ में आपके आर्थिक संबंध कैसे हैं, उनके साथ में वैसे ही आपके राजनीतिक या कूटनीतिक संबंध होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम लोग बात करें आर्थिक संबंध की, तो 2022-23 वित्तीय वर्ष की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा दक्षिण एशिया में निर्यात गंतव्य आपका बांग्लादेश था। कुल भारतीय निर्यात का 2.7% या $12.2 बिलियन का निर्यात हम लोग बांग्लादेश को करते हैं, और बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वहीं एशिया में की बात करेंगे तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बांग्लादेश है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त बात करेंगे कि भारत जो है एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, ये भी ध्यान में रखिएगा।
कि बांग्लादेश एशिया में सबसे ज्यादा हमें ही निर्यात करता है। और 2022-23 की बात करते हैं तो भारत को बांग्लादेश के द्वारा $2 बिलियन का निर्यात किया गया है। ये विभिन्न मद में किया गया है। 2022 की बात करेंगे तो दोनों देशों के द्वारा एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर अध्ययन किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग बांग्लादेश के साथ में एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं। ये अभी चर्चा चल रहा है, इस पर अध्ययन हम लोगों ने पूरा कर लिया है। वहीं बात करेंगे सुरक्षा संबंधों की, तो ध्यान रखिएगा कि आपका पड़ोसी जितना स्थिर होगा, जितना शांति होगा, जितना समृद्ध होगा और जितना मैत्रीपूर्ण पड़ोसी होगा, आप भी वहां उधर से निश्चिंत रहिएगा और आप अपने विकास में कार्य कर सकते हैं। अगर एक अस्थिर पड़ोसी जैसा हमारा पड़ोस में पाकिस्तान है, एक अशांत पड़ोसी पाकिस्तान, एक असमृद्ध पड़ोसी सब जगह कटोरा लेकर के बैठा हुआ है, जहां जाता है वहां कटोरा लेकर के पहुंच जाता है, और एक अमैत्रीपूर्ण, एक दुश्मन पड़ोसी अगर है मेरा, तो हमारे पश्चिमी सीमा के साथ में क्या हो रहा है ये इसे बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, स्थिर, शांत और समृद्ध मैत्रीपूर्ण पड़ोसी भारत के हमेशा हित में है, न केवल भारत अपितु प्रत्येक देश के हित में है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो जब इनकी सरकार थी, खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, तो उस समय भारत के प्रति बांग्लादेश की जो नीति थी वह चतुरतापूर्ण नीति तथा भारत विरोधी नीति थी। और ध्यान रखिएगा, उसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश के द्वारा विभिन्न आतंकवादी समूहों को भी वहां पर पनाहगाह दिया जाता है, वहां पनाह दिया जाता है, और कहा जाता है विशेषज्ञों के द्वारा कि शेख हसीना की सरकार का जो संबंध था वह पाकिस्तान के कट्टरपंथी समूहों तथा वहां की कुख्यात गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के साथ में भी इनका संबंध था। अवामी लीग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अवामी लीग के द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है, इन पर कार्रवाई करके इन्हें जेलों में डाला जाता है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की सजाएं दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय विभिन्न विद्रोही समूहों की बात करें, जिनमें उल्फा हम लोग ले सकते हैं या नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड की बात कर सकते हैं, इन नेताओं की गिरफ्तारी होती है बांग्लादेश में, जो कि बांग्लादेश में छिपे हुए थे। ये भारत के कहने पर ही शेख हसीना की सरकार के द्वारा इन चरमपंथी गुटों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें वर्तमान में, तो म्यांमार की स्थिति की चर्चा अगर हम लोग करें तो म्यांमार की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है जुंटा शासन में, और इसके कारण बांग्लादेश की स्थिरता और मैत्रीपूर्ण सहयोग की अनिवार्यता भारत के लिए अत्यधिक होगी। अब बांग्लादेश तो हम ये बोले कि सत्ता में परिवर्तन हो गया, म्यांमार एक अस्थिर राष्ट्र है। अगर बांग्लादेश भी अस्थिर हो जाता है तो सोच लीजिए कि पूर्वोत्तर से लेकर के नीचे कलकत्ता तक का जो हमारा सीमा है, सॉरी पश्चिम बंगाल तक का जो हमारा सीमा है, वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, और हमारे अपने जो रिसोर्सेज होंगे वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पश्चिम बंगाल की सीमाओं तक हमें लगाने पड़ेंगे, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी ना हो सके, वेश्यावृत्ति ना हो सके, मवेशियों का तस्करी ना हो सके, मादक द्रव्यों का तस्करी ना हो सके, हथियारों का तस्करी ना हो सके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तस्करी ना हो सके। तो इन सभी को रोकने के लिए हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, और विकास के स्थान पर हमें इन्हें रोकने में अपने संसाधनों को झोंकना अब पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे लिए आज के दिन में ये है कि एक स्थिर, शांत, समृद्ध और मैत्रीपूर्ण बांग्लादेश की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा चीज है कि अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन प्रोटोकॉल, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य 1972 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया और लागू किया गया एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है, जिसके माध्यम से भारत बांग्लादेश की 8 नदी प्रणालियों को, ध्यान रखिएगा, 8 नदी प्रणालियों पर बने विभिन्न जल मार्गों का प्रयोग भारत के द्वारा किया जाता है, और भारत इन नदी प्रणालियों के द्वारा अपना नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ में, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनके साथ में एक संपर्क स्थापित करके रखता है। ध्यान रखिएगा दो चीज कि नॉर्थ ईस्ट के साथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक हमारा चिकन नेक है जो काफी पतला है और बहुत सारे लोगों की इस पे निगाह बनी हुई है, चाहे चीन हो या बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी लोग, ये दोनों चाहते हैं कि इस पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाए, ताकि नॉर्थ ईस्ट को भारत की मुख्य भूमि से काटा जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा चिकन नेक, ये ध्यान रखिए, इसे चिकन नेक ही कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त स्थलीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ में भारत अपना संपर्क स्थापित करता है और ये जो आपका परिवहन मार्ग है ये उपलब्ध कराता है बांग्लादेश से। अब यहाँ पर कुछ रेल लाइनों की बात करेंगे या बस मार्गों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अखूरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक स्थापित किया गया है, जो कि बंगाल की खाड़ी से अखूरा बांग्लादेश और वहां से अगरतला तक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक उपलब्ध कराता है भारत को। वहीं खुलना से लेकर के मंगला पोर्ट रेल लाइन है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के साथ दूसरा रेल संपर्क है। समुद्री संचार लाइनों को सुरक्षित करने में बांग्लादेश का सहयोग हमें बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जितनी भी संचार लाइनें हैं, वैश्विक संचार लाइनें, वह आपका समुद्रों के माध्यम से ही होकर के जाती है और बांग्लादेश का इस संदर्भ में भारत के लिए साथ रहना, भारत के साथ में रहना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो भारत चाहता है कि संपूर्ण सार्क के देश, सार्क के जितने देश हैं वो एकीकृत तो हो जाए आर्थिक रूप से, लेकिन इसमें है जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो हमेशा हस्तक्षेप या अड़ंगा लगाता रहता है। ये सोचता है कि हम दक्षिण एशिया के शहंशाह हैं, तो भारत हमेशा इसे चपत लगाता है और भारत चाहता है कि पाकिस्तान को छोड़ करके अगर हम दक्षिण एशिया को आपस में आर्थिक रूप से एकीकृत कर देते हैं तो इसमें सभी के लिए विन विन सिचुएशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब यहाँ पर बांग्लादेश जो है एक अति महत्वपूर्ण राष्ट्र हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया या आसियान देशों के साथ जुड़ने का एक मूल नीति है और आसियान के साथ जुड़ने के लिए जो एक्ट ईस्ट नीति है उसमें बांग्लादेश भारत के लिए मूल स्तंभ का काम करता है। बिम्स्टेक की बात करेंगे या बीबीआईएन की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक और बीबीआईएन मल्टी मॉडल कॉरिडोर का महत्वपूर्ण घटक है बांग्लादेश। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एग्रीमेंट जो है आपका बिम्स्टेक के अंतर्गत बांग्लादेश भी है और बीबीआईएन में भारत, बांग्लादेश भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, इन 4 देशों में मोटर वाहन के लिए सड़क और रेल परिवहन मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। बांग्लादेश इन दोनों ही परियोजनाओं में, इन दोनों ही संगठनों में भारत के साथ में एक अहम भूमिका निभा रहा है। बिम्स्टेक के सचिवालय की बात करेंगे तो वह आपका ढाका में है। इसके अतिरिक्त भारत के कहने पर ही जापान और रूस के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में बांग्लादेश में निवेश किया है। तो भारत चाहता है कि जो उसके मैत्रीपूर्ण राज्य हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं, उनके निवेश को भी बांग्लादेश में सुरक्षित रखा जाए, यानी जापान और रूस के निवेश को भारत को सुरक्षित रखना होगा। अब सामरिक संबंधों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा भारत और बांग्लादेश बहुपक्षीय मंचों और बहुत सारे मंचों के ऊपर में आपसी भागीदारी के माध्यम से काम करते हैं। जैसे हमारा सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात हो गई, तो इन मंचों पर दोनों साझेदारी के माध्यम से काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इस संयुक्त राष्ट्र संघ में बांग्लादेश हमेशा से शेख हसीना के शासन काल में भारत के सहयोगी राष्ट्र की भूमिका निभाता है। रक्षा और सुरक्षा की बात करेंगे तो दोनों देश कई संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसमें थल सेना के द्वारा संप्रति नौसेना के द्वारा बोंगो सागर अभ्यास किया जाता है। साथ ही साथ दोनों देश आपस में आतंकवाद निरोधक और कट्टरपंथ निरोधक पहल को प्रारंभ किए हैं और इसके मध्य आपका सहयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के अभ्यासों को आयोजित करके। बांग्लादेश के साथ में एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है अवैध प्रवासन का, ध्यान रखिएगा, चाहे रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा हो या अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का, इन दोनों ही मुद्दों को भारत बांग्लादेश के साथ बातचीत के साथ सुलझाने का प्रयास कर रहा है। वहीं बात करेंगे बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की, वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो ये ध्यान रखिएगा या इसके पूर्व भी, तो यह जो बांग्लादेश की सीमा है वहां पर जाली नोट की बात कर लें, मवेशियों की तस्करी की बात कर लें या फिर ड्रग्स की बात कर लें, जाली नोट 2 बार लिखा गया है, कोई नहीं, जाली नोट्स, मवेशियों की तस्करी, ड्रग्स की बात कर लें, वेश्यावृत्ति की बात कर लें, ये ध्यान रखिएगा, वेश्यावृत्ति की बात कर लें, तो अब बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर स्थिति गंभीर बनी रहती है। और वर्तमान समय की बात करते हैं, जब शेख हसीना सरकार जो है उसका पतन होता है और मोहम्मद यूनुस के आने के पश्चात बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और भारतीय बीएसएफ के बीच में काफी बार मुठभेड़ हो चुकी है और वहां पर यदि हम लोग देखें तो बीएसएफ की गोलियों से कई मवेशी तस्कर और अवैध तस्कर और घुसपैठियों की मृत्यु हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं
यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त अब हम लोग बात करेंगे ऊर्जा सहयोग, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और भारत जो है बांग्लादेश को 2000 मेगावाट बिजली का निर्यात करता है। ध्यान रखिएगा, भारत से बांग्लादेश 2000 मेगावाट बिजली आयात करता है। ये आपका झारखंड के अडानी पावर प्लांट से है, झारखंड के अडानी पावर प्लांट से है, ये ध्यान रखिएगा। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से भारत के द्वारा बांग्लादेश को प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल पहुंचाया जा रहा है। इसका निर्माण भी भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो रूस के सहयोग से बांग्लादेश में निर्मित होने वाली पहली परमाणु संयंत्र की स्थापना की जा रही है, जिसे हम लोग रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। इसमें भारत भी एक भागीदार देश है। और बांग्लादेश में भारत के द्वारा 1.6 बिलियन यूएस डॉलर से निर्मित होने वाला मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सहयोग किए जा रहे हैं। अब पर्यटन और चिकित्सा सहयोग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पर्यटन की बात करेंगे तो 2017 में बांग्लादेश से भारत आने वाले पर्यटकों की जो संख्या थी वो पश्चिमी यूरोप से आने वाले पर्यटकों से ज्यादा थी। चिकित्सा सहयोग की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों में से 35% से अधिक जो है वो बांग्लादेश ही आते हैं, भारत में अपना इलाज करवाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें मूल्य के दृष्टिकोण से तो ध्यान रखिएगा कि चिकित्सा पर्यटन से भारत को प्राप्त होने वाले टोटल राजस्व का 50% से अधिक जो भाग है वो बांग्लादेश से हमारे पास में आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इन डेटाज को याद रखिएगा, अपने आंसर में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि शेख हसीना के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंध कैसे थे। तो अधिकतर चीजों की हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं और अधिकतर चीजें शेख हसीना के शासनकाल में ही संपन्न हुई हैं। तो यहाँ पर हम लोग मोटे तौर पर अगर सरसरी तौर पर देखें तो ध्यान रखना है हमें, व्यापार में वृद्धि होती है, ये ध्यान रखिएगा। सारा डेटा हम लोग देख ही चुके हैं पूर्व में। भूमि सीमा समझौता 2015 में संपन्न होता है बांग्लादेश और भारत के मध्य में, जिसमें बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं थी वो परिवर्तित की जाती है और कुछ एक जो क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को भारत के द्वारा सौंपे जाते हैं और भारत के द्वारा बांग्लादेश को सौंप दिए जाते हैं। इस प्रकार सीमा मुद्दा को सुलझा लिया जाता है बांग्लादेश के साथ में। प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा एक तथ्य यहाँ पर जो कि मैं पिछले लिखने से भूल गया था कि 2016 से लेकर के 2023 तक भारत के द्वारा बांग्लादेश में विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के अंतर्गत 8 बिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है और भारत ने यहाँ पर काफी ज्यादा इस क्षेत्र में निवेश किया है। तो शेख हसीना की सरकार जब अगर जाएगी तो भारत को अपना ये निवेश भी बचाना होगा, कहीं ये ऐसे ही पानी में न चला जाए। इसके अतिरिक्त अगरतला अखौरा रेल संपर्क है, आपका बस संपर्क है हमारा कोलकाता अगरतला और गुवाहाटी से आपका बांग्लादेश के लिए। इसके अतिरिक्त चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग भारत के द्वारा किया जाता है। वहीं रक्षा और चिकित्सा क्षेत्र की बात करेंगे तो उन्नत सुरक्षा सहयोग वहां पे भारत के साथ में किया गया है और बांग्लादेश में जो भी चरमपंथी गुट है जो कि भारत विरोधी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं उन पर शेख हसीना की सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें जमात इस्लामी और बांग्लादेश जमात इस्लामी बांग्लादेश इसमें प्रमुख है। ऊर्जा साझेदारी की बात करेंगे तो भारत से बिजली का आयात करता है बांग्लादेश और भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। अब बात करें हम लोग कि शेख हसीना के शासनकाल में इतनी अच्छी अच्छी चीजें घटित हुई लेकिन कुछ खराब भी चीजें हुई होंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अब शेख हसीना के शासनकाल का जब समाप्ति हो गया बांग्लादेश में तो भारत और बांग्लादेश के संबंध किस प्रकार के यहाँ पर चुनौती उत्पन्न हो सकती है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो बांग्लादेश में वर्तमान समय में एक राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और वहां पर भारत विरोधी कट्टरपंथी उग्रवादी समूहों का इसके द्वारा पुनर्जीवन फिर से मिल सकता है, जिससे कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त इन कट्टरपंथी समूहों के द्वारा बांग्लादेश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक मूल रूप से हिंदू आबादी के विरुद्ध कई हमले किए जाते हैं और हाल के मीडिया सुर्खियों की बात करेंगे तो इसमें काफी मुद्दे दोनों देशों के बीच ये पहल उठाई गई थी और प्रधानमंत्री के द्वारा भी इसे संबोधित किया गया था कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के विरुद्ध भारत चिंतित है और बांग्लादेश सरकार को इसके विरुद्ध में आवाज उठानी चाहिए। अब इसी मुद्दे को लेकर के दोनों देशों के बीच की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं चीन के प्रभाव की भी बात करेंगे
तो बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की नई सरकार भारत के स्थान पर चीन के साथ में अपने रिश्ते सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है। और चीन की बात करेंगे तो चीन ने भी बांग्लादेश में अत्यधिक निवेश किया हुआ है और चीन को बांग्लादेश की नई सरकार नए निवेश करने के लिए आमंत्रित कर सकती है। और चीन द्वारा आकर्षक सौदे की पेशकश की जा सकती है, जैसा कि श्रीलंका में इन लोगों ने चीन के द्वारा किया गया था। और उसके पश्चात हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका का हालत क्या हुआ था। वहां भी अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रपति भवन में वहां के छात्र और वहां के नागरिकों के द्वारा कूद फान करके पहुंच गए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं भविष्य में यदि श्रीलंका की घटना की पुनरावृत्ति बांग्लादेश में हो जाए तो इससे आप सभी अचंभित न रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भारत का यदि बांग्लादेश का झुकाव चीन की ओर हो जाता है तो भारत का सुरक्षा हित प्रभावित होगा। अब पूर्वोत्तर के क्षेत्र की बात करेंगे तो चीन की हस्तक्षेप में बढ़ोतरी होगी और हम लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं म्यांमार के विद्रोही गुट जो कि भारत के विरोध में कार्य करते हैं, उनको चीन के द्वारा समर्थन दिया जाता है। तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में चीन के हस्तक्षेप में बढ़ोतरी हो सकती है और चीन जो कि भारत को स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स के माध्यम से घेरना चाहता है, चीन की यह रणनीति और अधिक मजबूत होगी क्योंकि बांग्लादेश जो है बीआरआई में सक्रिय भागीदार की भूमिका निभाता है। चीन के द्वारा बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए हैं, क्योंकि अगर हम लोग चाहें कि बांग्लादेश में चीन के द्वारा जब निवेश किए गए वहां पे बंदरगाह और विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा तो बांग्लादेश में वो अपनी नेवी को या अपने जो उसके हित हैं उसको सुरक्षित करने के लिए अपनी आर्मीज को भी वहां पे डिप्लॉय कर सकती है। विभिन्न देशों में चीन के द्वारा ये काम किया गया है। इसका ज्वलंत उदाहरण आपका पाकिस्तान है, ये ध्यान रखिएगा। सीपेक के बहुत से सामरिक ठिकानों की सुरक्षा जो है चीन के सैनिक करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है कि पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क और विद्रोही गुटों का फिर से उभरने का खतरा यहाँ पर बन जाता है। अब चूंकि शेख हसीना के कार्यकाल में हम लोग देखते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय दो प्रमुख गुट, एक उल्फा एक बोडोलैंड बोल के नागालैंड का एक समूह है, ये दोनों आपका क्या करता है, पूर्वोत्तर में लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। तो इन पर शेख हसीना के सरकार के द्वारा नकेल कसी गई थी, लेकिन इस सरकार के द्वारा हो सकता है कि उसमें थोड़ी नरमी बढ़ती जाए, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले जो चिकन नेक की सुरक्षा हो सकती है उस पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। और म्यांमार की अस्थिरता के कारण भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अशांति में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें बांग्लादेश के रास्ते चीन इसमें सहयोग या आग में घी डालने का काम कर सकता है। भारत की सुरक्षा चुनौतियां फिर से उभर जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। और बीएनपी जमात, ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के कारण भारत में कट्टरपंथ का विकास हो सकता है। सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा हो या घुसपैठ के परिणाम स्वरूप भारत की आंतरिक सुरक्षा को ये खतरे में डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा अपितु इन सीमाओं पर, बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमाओं पर जाली मुद्रा की तस्करी, मवेशियों की तस्करी, वेश्यावृत्ति, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। और यहाँ पे पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भारत जो है गोल्डन ट्रायंगल से ठीक ऊपर में है, बांग्लादेश इसके लिए एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। और म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब की हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। और ध्यान रखिएगा कि गोल्डन ट्रायंगल से जो हमारा दक्षिण में गोल्डन ट्रायंगल है, यहाँ से हेरोइन की खेप पहले बांग्लादेश पहुंचती है, बांग्लादेश से तस्करी करके इसे भारत में लाया जाता है और फिर भारत से इसे आपका यूरोप के मार्केट में बेचा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत से यूरोप के मार्केट में बेचा जाता है। और हाल ही में हम लोगों ने अगर खबरों में देखे होंगे आप लोगों ने, तो कई जगहों पर भारतीय नेवी और विभिन्न भारतीय एजेंसियों के द्वारा बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोका गया है, मादक द्रव्यों को पकड़ा गया है, सीज किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बड़ा ही एक चिंतित करने वाला मुद्दा उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त भारत बांग्लादेश आर्थिक संबंधों में गिरावट आ सकती है, द्विपक्षीय व्यापार में को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मुक्त व्यापार समझौते पर जो बातचीत हो रही है उस पर ठहराव की स्थिति हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में
एक अपना नाम रखता है। और बांग्लादेश में भारतीय स्वामित्व वाला जो वस्त्र विनिर्माण उद्योग है, वो कंपनियां वापस भारत लौट सकती हैं। और यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है, लगभग 25% इनकी हिस्सेदारी है बांग्लादेश के वस्त्र विनिर्माण में। ये ध्यान रखिएगा, भारतीय कंपनियों का बांग्लादेश के सूती वस्त्र निर्माण में 25% हिस्सेदारी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य सीमा पार नदी जल बंटवारा है भी है। और दोनों देश जो है 54 नदियों का जल साझा करते हैं। इसमें से केवल 2 नदियों के जल के बंटवारे के लिए संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। और तीसरा एक विवाद का मुख्य मुद्दा है तीस्ता नदी जल विवाद, जिस पर बातचीत लगातार चल रही है। और हाल ही में अगर हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल ने प्रधानमंत्री और शेख हसीना के बीच में जो बातचीत हुई थी उसका विरोध किया था। और ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि बिना पश्चिम बंगाल को विश्वास में लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की बात कही जा रही है। तो तीस्ता नदी जल विवाद का मुद्दा भी यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त रोहिंग्याओं के निर्वासन का मुद्दा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि म्यांमार के शरणार्थी हैं रोहिंग्या मुस्लिम, और ये म्यांमार से प्रवासित करके ये भारत की ओर आए हैं। लेकिन इनके भारत पहुंचने से पहले ये बांग्लादेश में ठहरते हैं और उसके पश्चात ये भारत में प्रवेश करते हैं। अब भारत चाहता है कि भारत से पहले ये शरणार्थी बांग्लादेश में जाएं और बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश इन्हें म्यांमार को भेजे या म्यांमार को सौंपे। तो ये चीज भी यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लोगों के बीच संबंधों में गिरावट आ सकती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शेख हसीना सरकार के जाने के उपरांत बांग्लादेश में हिंदू आबादी और उनके मंदिरों पर हमले किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने भारत में भी कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शनों को देखा था, जिसके कारण भारत बांग्लादेश के संबंध जो है वो ऑल टाइम लो पर चले गए हैं। तो अब हम लोग बात करें तो ये सब प्रमुख चुनौतियां थी। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत क्या कदम उठा सकता है? तो सबसे पहले हमें नए गठबंधनों को बढ़ावा देना होगा, ये ध्यान रखने की बात है। अब सबसे बड़ी बात है कि मालदीव का उदाहरण हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। हम लोग मालदीव का उदाहरण ले लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब मालदीव में राष्ट्रपति बनते हैं मुइज्जू, मोहम्मद मुइज्जू, तो ये भारत विरोधी थे। और भारत सरकार के बहुत सारी चीजों पर, भारत के हितों पर, न कि सरकार, भारत के हितों पर इन्होंने नकारात्मक रूप से प्रभावित डालने वाली नीतियों को एक्सेप्ट किया। और चीन को समर्थन देते हुए इन्होंने भारत को मालदीव से बाहर करने का प्रयास किया। तो वहां पर भारत की सरकार के द्वारा जस्ट सही समय आने की रणनीति का भी इन्होंने अपनाया और वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई कि मुइज्जू क्या क्या करते हैं। और अंततः हम लोग देखते हैं कि मुइज्जू के द्वारा भारत का दौरा भी किया जाता है और बोला जाता है कि मालदीव में भारत के हित सर्वोपरि होंगे। तो हम लोग बांग्लादेश में भी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना सकते हैं। भले ही वर्तमान समय में जो मोहम्मद यूनिस की सरकार हो उतना भी भारत की विरोधी हो, लेकिन ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारत को वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। और बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक गुटों के साथ में बातचीत करते हुए भारत के विरुद्ध जो बनी हुई नकारात्मक छवि है और जो धारणा है उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए और भारत को बांग्लादेशी समाज के साथ में जुड़ना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। नेता आते जाते रहेंगे लेकिन जो लोग होंगे वो एज इट इज बने रहेंगे और हमें लोगों के साथ में अपना संबंध बना करके रखना होगा। इसके अतिरिक्त भारत को बांग्लादेश की से लगने वाली विभिन्न सीमा पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा करनी चाहिए और उसे सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उस ओर से मादक द्रव्यों की तस्करी, मवेशी तस्करी, वेश्यावृत्ति, जाली मुद्रा जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों को बांग्लादेश के साथ में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि दोनों देशों के मध्य व्यापार, तकनीकी आदान प्रदान और ई कॉमर्स सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। और इसके लिए सरकार डिजिटल कॉरिडोर का निर्माण की बात कर सकती है। साथ ही साथ रणनीतिक और भू राजनीतिक चालबाजियां भी अब हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऊपर जब आघात होगा तो हम लोग भी तो चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कूटनीति के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? तो चीन और पाकिस्तान का वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में काफी ज्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इन दोनों के प्रभाव के जोखिम को कम करने के लिए इनके विरोधियों के साथ हमें जाना होगा, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देश जो कि
चीन के विरोधी राष्ट्र माने जाते हैं और इनके साथ हमें सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता होगी ताकि भारत का हित यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि बांग्लादेश में लगातार कट्टरपंथी इस्लामिक तत्वों का काफी वहां पर बढ़ावा मिल गया है। तो अब इनसे निपटने के लिए कट्टरपंथ और चरमपंथ के प्रभाव को कम करने के लिए हमें यूएई और सऊदी अरब देशों से सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ताकि जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ और चरमपंथ का विकास हुआ उसे दबाया जा सके। इसके अतिरिक्त धार्मिक अल्पसंख्यक या जो हिंदू आबादी के विरुद्ध लगातार हो रहे हमले हैं, इस हमलों को हम लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ और मानवाधिकार संघ जैसे मंचों पर उठाने की आवश्यकता है ताकि बांग्लादेश के ऊपर एक दबाव तब बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जैसा ये हम लोग बराबर कहते हैं कि लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होता है और जो दल या गठबंधन लोकतंत्र में जीतता है उसे लोकप्रिय अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, लोकप्रिय अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है, यानी कि वहां के लोगों का मत है कि ये व्यक्ति हमारे लिए शासन करे। तो भारत जब अपनी इंटीग्रिटी की बात करता है तो उसे बांग्लादेश की इंटीग्रिटी पर भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि भारत स्वयं को हम लोग जीवंत बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रचलित या प्रस्तुत करते हैं। तो भारत को भी चाहिए कि बांग्लादेश की लोकप्रिय इच्छा का समर्थन करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने 2006 की बात करें तो नेपाल में जब राजशाही के विरुद्ध आंदोलन हुआ था तो हम लोगों ने राजशाही के विरुद्ध में समर्थन किया था। यद्यपि अगर हम लोग देखें तो नेपाल की राजशाही का भारत के राजनीतिक हलकों में बहुत ही मधुर और बहुत ही बेहतरीन संबंध है, लेकिन फिर भी उन संबंधों को अलग रखते हुए भारत ने स्वयं के जीवंत और बहुदलीय लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हम लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया, वहां के राजशाही का विरोध किया और वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए जो आंदोलन हो रहे थे उनका समर्थन किया। और हाल के उदाहरणों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग तालिबान को भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम लोग तालिबान को भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तालिबान क्या है, वहां पर तो कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा या शरीयत के आधार पर इस्लामिक शासन की स्थापना की गई है, जहां पर लड़कियों के पढ़ाई पर भी प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया है और उन्हें बिना अपने पुरुष पारिवारिक सदस्य के साथ में बाहर आने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। तो हम लोग उनके साथ में भी अपना संबंध बनाए हुए, कारण क्या है, तो हम लोग क्या है, एक जीवंत बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। और हमारी जो लोकप्रिय अभिव्यक्ति का समर्थन देने की बात है तो तालिबान चाहते हैं कि उन्हें इस्लामिक या शरीयत लॉ के द्वारा शासित किया जाए, या वहां के लोग चाहते हैं, तो हमें उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। हम लोगों ने उनके साथ में अपना बेहतर संबंध बना करके रखा हुआ है। तो ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारत को बांग्लादेश में भी लोकप्रिय अभिव्यक्ति को समर्थन देने की बात यहाँ पर करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जल बंटवारे और रोहिंग्या शरणार्थी संकट जैसे वर्तमान विवादों के समाधान पर हमें बल देना चाहिए और सीमा पार चुनौतियों से निपटने का प्रभावी प्रबंधन करने पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इन्हीं उपायों को अपना करके हम लोग भारत और बांग्लादेश के साथ जो मौजूदा विवाद और मुद्दे हैं उनको हल करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें इसके एवज में एक शांत, एक स्थिर, एक समृद्ध और एक प्रगतिशील पड़ोसी प्राप्त हो सके, जिसके साथ हम लोग रह करके स्वयं का आर्थिक विकास करें और उनके आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान कर सके। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो अंत में एसडीजी गोल को डाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अंतिम में एसडीजी गोल को डाल सकते हैं ताकि 2030 में जो हमारा एसडीजी गोल प्राप्त करने का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में हम लोगों को आसानी हो, दोनों देश आसानी से इसे अचीव कर पाए। तो भारत बांग्लादेश संबंधों पर आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सेशन थोड़ा लंबा है लेकिन माफ कीजिएगा, सारे पहलुओं को मैंने यहाँ पर समेटने का प्रयास किया है और आप लोगों के लिए एक बेहतर संकलन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इसी के लिए सेशन लंबा हो चुका है। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ और आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियो लाने का प्रयास करता रहूंगा। तो थैंक यू।